हेलो नमस्ते जय हिंद साथियों। आज हम पढ़ेंगे मौर्योत्तर काल के बारे में और जानेंगे कि मौर्य काल के वंश बाद कौन कौन से वंश आए और कौन से वंश ने कितनी भूमिका निभाई है। इसके बारे में कुछ बातें करते हैं। मौर्योत्तर काल, मौर्योत्तर काल यानी कि मौर्य काल, चंद्रगुप्त मौर्य का जब काल था उसके बाद का जो काल या जो कुछ बातें हुई हैं उसके बारे में कुछ चर्चा करनी है आज। मौर्य काल का जो अंतिम हमने शासक पढ़ा था, अंतिम तो नहीं कह सकते, जब हमने सम्राट अशोक के बारे में कुछ बातें जानी, जो इतना ताकतवर और शक्तिशाली और खतरनाक राजा है जिसने बौद्ध धर्म अपना लिया था, अपनी सारी चीजें छोड़ दी थी, पाप करना, युद्ध करना, कलिंग युद्ध के बाद। तब भी उसके मरने के भी 50 साल 10-20 साल तक लोगों का मन में एक डर बैठा रहा था कि कदे न कदे भाई अशोक कुछ ना कुछ घटना कर सका है, क्योंकि वो बड़ा तेजस्वी दिमाग का आदमी है और चाणक्य की उनकी भाई शिक्षा ले रखी है, तो राजनीतिक में बड़े खतरनाक है, तो इसलिए उसको थोड़े डरा कर दे लोग। उसके बाद में इसका वंश धीरे धीरे चलता रहा, कुछ छुटपुट राजा आंदे रहे, तो एक लास्ट में हम राजा पढ़ाएंगे आज, जिसका आज जिक्र होगा बृहद्रथ का बारे में। बृहद्रथ जो था मौर्य वंश का ही एक राजा हुआ है। बृहद्रथ जो भी मौर्य वंश का राजा था, और चंद्रगुप्त मौर्य का ब्राह्मणों के ग्रंथों के अनुसार हमने जानकारी मिली है या हमने पढ़ा है इस बारे में कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था वो नीचे कुल शूद्र वंश था या कुल विलोम कराया करता। हाँ, यह बात अलग है कि बुद्ध धर्म और जैन धर्म में हमने देखने को मिला कि क्षत्रिय धर्म था, और अलग अलग इतिहासकार के अलग अलग मत हैं इसके ऊपर, लेकिन ब्राह्मणों ने या ब्राह्मण ग्रंथों के अनुसार हम देखा तो जो मौर्य वंश था वो एक नीचा कुल का ही था, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य शूद्र जाति तो विलोम करे, शूद्र वर्ण तो विलोम कराया कर दे। अब कितनी गहराई तक कराया कर दे इस बात का कोई परिणाम को नहीं अपने दो रहा। तो इस बात ब्राह्मण समाज का थोड़ी थोड़ी चिड़ होने लगी। ब्राह्मण समाज से अभिप्राय कौन सा है? ब्राह्मण समाज का मतलब उस टाइम का ब्राह्मण है। आप ब्राह्मण का मतलब किसी भी एक पर्सनल जाति या पर्सनल व्यक्तित्व नहीं इसने मिलाना लग रहे हैं। आप सिर्फ उस ब्राह्मण कुल की बात कर लग रहे जो उस टाइम 4 वर्ण पे आधारित होया करता। तो उस टाइम के जो ब्राह्मण थे उनसे थोड़ा इस बात दुख होने लगा कि भाई जो नीचा कुल का व्यक्ति था यू आना लग रहा है हमारा, तो नंबर 1 उन्हें, क्योंकि अगर वैदिक काल की बात करा तो ब्राह्मण तो ऊपर कोई भी कौन था, सिर्फ ब्राह्मण का ही प्रभुत्व रहा करता। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य के आने के बाद, मौर्य वंश के आने के बाद ब्राह्मण तक आपकी स्थिति डाउन नीचे आने नजर आने लगी थी। तो इस बात यह बात चुभी, तो ब्राह्मण ने सोचा कि कुछ भी हो तो हमने भी थोड़ी जोर लगाना पड़ेगा और अपना वंश थोड़ा आगे लेके आना पड़ेगा, इस खातर कुछ काम करना से शुरू किया। बृहद्र की सेना में एक इसका सेनापति था पुष्यमित्र। पुष्यमित्र ने यह बात चुभी और उसने दिमाग लगाया। दिमाग तो क्या था, एक चाल थी कि भाई मैं भी अपना जो ब्राह्मण वर्ण है उसने ऊपर लेके आऊं। तो उसने क्या करना शुरू करा, बृहद्रथ ने उसको ऊपर पूरा विश्वास था, सेना का कारोबार उसको ऊपर सौंप रखा था पुष्यमित्र के ऊपर। पुष्यमित्र ने आपकी सेना के अंदर सिर्फ ब्राह्मण कुल के जो योद्धा थे उनसे शामिल कर दिया गया, सेना बढ़ाता गया और धीरे धीरे नीचे नीचे एक षड्यंत्र तैयार कर दिया गया कि मैं किस तरह से इस बृहद्रथ का नाश करूं, वंश खत्म करूं और अपना नया वंश की स्थापना करूं। तो सेना में बटली कर लाया। सेना में ज्यादातर ब्राह्मण कुल के सैन्य को आकर दे ताकि वो अपनी सेना मजबूत कर सके, और मौका देखते ही इसने अपने राजा का वध कर दिया और नया वंश की स्थापना कर दी, शुंग वंश की। बृहद्रथ को मार दिया। मारा गया, किसने मारा था भाई? मारा था पुष्यमित्र ने। और इसका मरने के बाद मौर्य वंश का हो गया अंत। तो इसका जो नया वंश था पुष्यमित्र का वो हो गया चालू शुंग वंश। शुंग वंश चल पड़ा। जब बृहद्रथ का वध कराया गया पुष्यमित्र के दोबारा, तो इनकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र राजधानी तो मौर्य काल की थी, उससे पहले की भी दिवाई थी। तो उस टाइम पे इसका थोड़ा डर हो गया और अपने सेनापति तो जितने इसके नवरत्न द्वारा बैठा कर दे, 9 थे, 10 थे, 5 4 जितने भी थे इसके चालाक बंदे, उनने इसलिए सलाह दी कि महाराजा अपना आपकी राजधानी बदल लेनी चाहिए, तब आप उधर सेफ चले जा सको हो, क्योंकि जो अपना पाटलिपुत्र का एरिया है इसके आसपास जितने भी लोग रहे हैं या गांव बसे हुए हैं उसके अंदर मौर्य वंश के ही कुछ गुप्तचर भी हैं, इसको चाहने वाले भी हैं, इनके वंश भी हैं। अगर आप उरे नजदीक रहे तो अपना ऊपर कभी भी हमला हो सकता है, अपन अपनी सेफ जगह ढूंढनी पड़ेगी।
और इसने भी बात जायज लगी, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य सदियों तो रहा करते थे, उनके वंश भी थे, उनके चाहने वाले भी लोग थे। तो अपनी राजधानी ने यो उठा के न ले जावा है। अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र से उठा करके न एमपी विदिशा के अंदर वो लेके जावा है, और वो जाके न अपनी नई राजधानी बसा दी जावा। क्योंकि अपनी अगर सबसे पहली राजधानी की बात करा तो पाटलिपुत्र ही हुई अपनी। और उठा के न विदिशा ले गया। कौन ले गया? पुष्यमित्र ले गया। क्यों ले गया? क्योंकि इसका डर था कि मौर्य वंश के जो चाहने वाले हैं या इसके कुछ वंश हैं, तो वो कदे हमारा वध नहीं करते, हमारा तो वो बदला नहीं ले जो हमने वो काम नहीं करते जो हमने मौर्य के लग रहा है। तो ये अपनी राजधानी उठा के दूर ले गया ताकि कोई आंच नहीं आवे। लेकिन इससे एक पंगा फिर हो गया, इससे चिड़िए यूनानी। यूनानी क्यों चिड़ गए भाई? यूनानिया का तो इसने कुछ बिगाड़ा है कोई। यूनानी इसलिए चिढ़ गए क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह जो हुआ था वो हुआ था सेल्कुस निकेटर की लड़की का गेला, हलेना का गेला। सेल्कुस निकेटर कौन था? सिकंदर का साथ में आता यूनान तय, और उसने फिर चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में युद्ध कराया। युद्ध में वो हार गया था। उसने अपनी बेटी ब्याह दी थी चंद्रगुप्त मौर्य का, हलेना। तो इस तरह इनकी रिश्तेदारी बन गई। तो इस हिसाब से देखा तो चंद्रगुप्त मौर्य यूनान का दामाद होगा। फिर यूनान का दामाद मार दिया किसने? पुष्यमित्र ने, मतलब उनका वंश खत्म कर दिया पुष्यमित्र ने। तो यूनान के लिए दुश्मनी होगी। यूनान ने इस पर हमला करना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे समय बीतता गया, आगे क्या समय टहलता गया। पुष्यमित्र के बाद अग्निमित्र आया। अग्निमित्र आया। अग्निमित्र का ही टाइम पे एक मिनांडर नाम का व्यक्ति यूनान था जो आया तो युद्ध याद करना था। मिनांडर लिख लेते हैं। मिनांडर आया यूनान से, और आया तो युद्ध के प्लानिंग तो बड़ा छोमा भर के ना था। तो उरांदे साथी का अपने महापुरुष है, महापुरुष भी लेकर अच्छा इंसान था वो नागसेन, उनसे इसकी मुलाकात हुई। नागसेन तो मिला, और इसने नागसेन तो मिलने के बाद बहुत अच्छा लगा, और बौद्ध धर्म की इन्होंने कुछ बातें करी। और इस बंदा की बात तो यो इतना प्रभावित हो गया, बौद्ध धर्म की बात तो इतना प्रभावित हो गया कौन? मिनांडर। इसने अपना बौद्ध जो धर्म था वो अपना लिया। यानी कि आप इस बात का अंदाजा लगाओ कि बौद्ध धर्म के अंदर बहुत ताकत है, या ये इतने अच्छे विचार पर चल रहे हैं लोग कि ऑटोमेटिक बंदा इनके अंदर अपना सबको समर्पित कर दे। ये मिनांडर तो यहाँ पे देखांगे, क्योंकि आया था युद्ध करने खातर, या छोमा भर के ना आया था बदला लेने खातर, कुछ सिक्कन समझने खातर कि मसला क्यों रहा भारत के अंदर। लेकिन आने के बाद इसने बुद्ध धर्म अपना लिया, आपका धर्म दिया छोड़, युद्ध धर्म अपना लिया, और सारी मोह माया था दूर चला गया। फालतू के पंगेबाजी हम इसका ध्यान नहीं को। फिर ये इसने काम करा, उन्होंने धर्म अपनाया, और धर्म अपनाने के बाद वो इधर ही रहने लग गया, और अपना सब कुछ त्याग के ना भाई एक धर्म का रास्ता पे चाल पड़ा था। शुंग वंश के अंदर अग्निमित्र होगा, और कौन सा इसके बाद आएगा? वसुमित्र। वसुमित्र अग्निमित्र का बाद शुंग वंश का राजा बना। यो भी कोई खास इसने काम नहीं करे थे, ठीक चल रहा था, चलता रहा। इसके बाद कोई और राजा, इस तरह 10 राज्य हुए, जिसके अंदर अभी मैन इंपॉर्टेंट ही बातें पढ़ाएंगे, क्योंकि अगर नहीं तो टॉपिक बड़ा लंबा खिंच जाएगा। अगर हर एक राजा की छोटी छोटी बात जानेंगे तो किसने किस टाइम पे भाई मजे ले उड़े हैं, नाचेगा उड़ा, युद्ध करेड़े हैं। तो इसका बाद आ गया, अगर अहम राज्य की बात करें इनका वंश का कौन था? बागभद्र की अगर हम बात करा, इसके बाद आ गया भाई बागभद्र, यो राजा आ गया। इसका टाइम पे एक यूनान तक व्यक्ति आया, यूनानी आया कोई,
और उसने आके ने बात करी और कहा कि जी हम आपका देश में एक स्तंभ बनाना चाहवा, स्तंभ जो अशोक का टाइम हमने पढ़े थे, स्तंभ बनाना चाहवा, पैसा हम लगावांगे, कंटेंट भी हमारा होगा, आपने बस थोड़ी सी इजाजत देनी है और कुछ नहीं करना, बाकी सब कुछ हम संभाल लेंगे। तो इसने पूछा भाई क्या बनाओगे, तो इसने बताया जी हम एक गरुड़ का स्तंभ बनावांगे। स्तंभ होगा, इसके ऊपर लिखेंगे गरुड़ के संबंधित जो भी बातें हैं। गरुड़ कौन था, ये विष्णु का अवतार बताया जावा है। और विष्णु किसके, विष्णु का अवतार है, विष्णु के अवतार फिर श्री कृष्ण और राम हो गए। तो ये सारे कौन है, सारे हिंदू धर्म से संबंधित है, हिंदू धर्म के ही। गरुड़ हो गया, ये हो गया हिंदू धर्म का प्रतीक, सनातन, सनातन धर्म का प्रतीक हो गया। तो ये इसने बढ़ावा दिए थे, क्यों दिए थे, क्योंकि जो शुंग वंश के लोग थे वे कट्टर ब्राह्मण थे, ब्राह्मण थे पुष्यमित्र, उसने तो बृहदरथ की हत्या कर दी थी ताकि ब्राह्मण वंश चाल पड़े। तो इन्होंने हिंदू धर्म को बढ़ाने खातर सोचा, और जो यूनानी व्यक्ति आया था उसने इनकी मदद क्यों करनी चाहिए, क्योंकि उसका शुरू में तो ये दुश्मन हो गए थे, क्योंकि इन्हें लगा कि वह चंद्रगुप्त मौर्य का वंश खत्म कर दे जो हमारे दामाद हैं। लेकिन फिर इनकी हमदर्दी आनी शुरू होगी। हमदर्दी आनी शुरू क्यों होगी, क्योंकि अगर हम बात कराइए राजा नौमा था बागभद्र, इब 9 राज्य नु तो है को रोज राजा बदला करता, इब इतने साल इतनी पीढ़ी ऊपर की गुजरी है, तो दिमाग में बदलाव होना शुरू हो गया और सोचा भाई छोड़ो होली जो जाली। अरे कि मैंने बात यह भी है, व्यापार बदलने लग गया था, कृषि बदलने लग गई थी, उद्योग धंधे बदलने लगे, जिस आदमी को ऑटोमेटिक व्यापार तो अपन करना है, तो चलो हाथ मिला ले वहां दोस्ती का, और दोस्ती का हाथ मिलाने खातर क्या करना, वो आदमी ने वह चीज दोस्ती दे दो जो सामने वाला ने पसंद है। ये लोग हिंदू थे, हिंदू थे, तो इसने हिंदू धर्म पे काम करना शुरू कर दिया, उन्हें पिघला दिया बेचारा, और गुरुड़ की स्तंभ बना दिया, और उसमें बता दिया भाई नु बात देवते अपने इस तरह की बढ़ा चढ़ा के कुछ झूठ कुछ सच सब कुछ लिख छाप डाली, और भगवत धरता भाई दोस्ती कर ली और चला दिया काम। इसके बाद हिंदू धर्म बढ़ाने की कोशिश करी, चलता रहा चलता रहा। उसके बाद एक और वंश आ गया, कणा वंश आया। इस वंश में क्या था, इसमें कोई खास जानकारी नहीं है, इसके अंदर 4 राजा जरूर हुए हैं, ना तो इनका टाइम इतना लंबा चल लिया, ना इनके काम इतने अच्छे अच्छे करे, बस ये बीच में तो जहाँ पे पढ़ लिया कि भाई कणवंश नाम की कोई चीज आई थी। इसके बाद आया कोई एक इम्पोर्टेंट चीज, इम्पोर्टेंट राज्य था सातवाहन वंश आया, जो महत्वपूर्ण भी है अपना खातर। ऊपर लिखते हैं इसको, बोर्ड भी साफ रखना चाहिए जब ये तो समझ में आऊंगा। सातवाहन वंश जो महत्वपूर्ण है भाई, सातवाहन वंश आ गया। इनका ज्यादातर एक तो जिक्र इसलिए करा जावा है क्योंकि जो इनकी टेरिटरी थी, जो इनका साम्राज्य थी बताया, अपना अच्छा तरीका से काम करा। जिस तरह से अगर हम बात करा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तक इसने क्या कराया, आपका राजपाट बढ़ाया और अपना साम्राज्य बढ़ाता चला गया। बहुत अच्छे अच्छे काम करे इन लोगों ने भी। इस टाइम पे बहुत सी एक चीज अपन बहुत खूबसूरत चीज इस टाइम पे देखने मिला है सातवाहन का टाइम पे, इस टाइम पे महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी हो गई थी। महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। और दूसरी बात क्या है, महिलाओं की स्थिति अच्छी हुआ कर दी, और हर एक राजा आपका नाम के पीछे अपनी माता का नाम जरूर लिखा करता, यानी कि पिता का नाम नहीं हुआ करता, माता का नाम हुआ करता, यानी कि
अपने नाम के साथ में अपनी माता का नाम हुआ करता, लेकिन हाँ माता का नाम ही जरूर लिखा करते साथ में, लेकिन जो समाज था वो पितृसत्तात्मक ही था। राजा का बेटा राजा हुआ करता, रानी नहीं हुआ करती। समाज इनका पितृसत्तात्मक ही था। माँ की भी बहुत इज्जत करा कर दे, आपके साथ में माँ का नाम भी लिखा कर दे। और लेकिन समाज इनका पितृसत्तात्मक ही था। महिलाओं की स्थिति सुधर गई थी, अच्छी थी, इस तरह की बातें हमने देखने को मिली हैं इस टाइम पे। एक चीज और हमने जमीन या भूमि दान के बारे में जिक्र मिला, जिक्र के लिखित अवशेष हमने मिले इस टाइम पे। भूमि दान का वर्णन देखने को मिला है। कि भूमि दान कर दी थी एक इसी वंश की एक रानी थी नागनिका। नागनिका रानी ने जमीन बुद्धिस्टों को दी थी, और बौद्ध जो संघ के लोग थे उनको जमीन दान में दी थी। उसके लिखित अवशेष मिले हमने। नागनिका ने दी थी नाग घाटी के ऊपर, नाग घाट कोई महाराष्ट्र के अंदर है, उरा देखने को मिली है। कड़गी नागनिका रानी थी, उसने ही नाग घाट लिखवाया। उसके ऊपर जानकारी मिली कि इसने बुद्ध अलग जो बुद्धिस्ट हुए हैं, बुद्ध को जमीन दान में दी। जमीन थी वो दान में दे दी, और इसका पहली बार अपने लिखित रूप मिला है। ना तो दई तो उससे पहले भी लोग बतेरे राज्य महाराज जो बुद्ध अलग इन्होंने जमीन दान पर दी है, लेकिन इसने लिखित वर्णन किया है, तो इसलिए अपने खातर विशेष, इसलिए अपने पढ़ ली। ये तीनों चारों वंश हुए हैं। थोड़ी थोड़ी जिसकी भूमिका रही अपना जानकारी ले ली है, बाकी रही कोई जानकारी कोई अगली क्लास में लेवांगे। कुछ भी वीडियो में आपने कमी लगा तो जरूर कमेंट करियो, गलतियां जरूर होंगी लेकिन आप सुधारते चले जाओगे, क्योंकि गलतियां का पता चलेगा जब आप उनसे जाना ठीक कर पाओगे। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द अपनी नई क्लास के साथ। थैंक यू, जय हिंद।